देखेंगे, खोज की बात करेंगे तो जानते हैं, थोड़ा स्पीड लेके चलते हैं क्योंकि इजी चीज है। खोज 1921 में यस होती है। सर। किसके द्वारा की जाती है? दयाराम सन। दयाराम साहनी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दयाराम साहनी की जी के द्वारा मतलब की जाती है इसकी खोज। अन्य नाम क्या है हड़प्पा सभ्यता का? अन्य नाम बताइए। ठीक है, ये अन्य नाम सरस्वती बताइए। सरस्वती सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल, सरस्वती सभ्यता। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इसका अन्य नाम सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ध्यान में रखना है। और बात करेंगे, आप हमें ये बताइए, ठीक है, सभ्यता का विस्तार की अवधि को लेकर बहुत अधिक विवाद रहा है, लेकिन मुख्यतः कहीं कहीं पे अलग अलग चीजें दी रही, लेकिन 5500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व कहीं कहीं पे तो सभ्यता का अवधि भूल जाइए। ठीक है, काफी विवादित चीज है तो हम इसको नहीं बात करते हैं। विशेषताएं क्या थी इस सभ्यता की? अगर प्रमुख विशेषताएं, नगर नियोजन। अब बोलेंगे नगर नियोजन विशेषता की, तब वर्तमान स्वरूप में आप देखोगे तब भारत में एक नगर बन रहा जिसको बोलते थे स्मार्ट सिटी बोलते थे। नगर नियोजन कैसी थी? ग्रिड पद्धति के हिसाब से काम करती थी। मतलब सड़क जो था ना एक दूसरे को आके समकोण पे काट देती थी। क्या करती थी? सड़क एक दूसरे को समकोण, देख रहे हैं ना, इधर से एक सड़क निकली, इधर से एक सड़क निकली, इधर से एक सड़क निकली, इधर से एक सड़क, सारा सड़क कहाँ पे मिल जाएगा? यहाँ पे सड़क। कभी भी जाम लगेगा क्या? कभी भी जाम नहीं लगेगा। ठीक है, इधर से भी जा सकते, इधर से भी जा सकते, इधर से भी। ग्रिड पद्धति जो थी उस सभ्यता में, अभी हम लोग भले ही इसको डेवलप कर ले, लेकिन उस वहां पे बहुत पहले इन सभ्यता को विकास करा जा चुका था। ठीक है, ध्यान में। दूसरा सभ्यता सार्वजनिक स्नानागार था। सार्वजनिक स्नान करने की यहाँ पे सुविधाएं जो थी उपलब्ध थी। क्या थी? सार्वजनिक सुबह स्नान करने के जो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मतलब आपको मतलब यहाँ पे व्यवस्था आपको देखने को मिलता है। जल प्रबंधन की तकनीक थी। जल जी प्रबंधन सर। तकनीक के लिए भी हम लोग क्या क्या करें कि सब सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय ये जो थी व्यवस्था जो थी उपस्थित। दूसरी बार स्थानीय संस्था है। सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पे राजा का कोई साक्ष्य देखने को नहीं मिला, लेकिन प्रशासन व्यवस्था तो रही होगी ना। तो जी। प्रशासन व्यवस्था जो थी किस तरीके से थी, तो वहां पे मतलब कुछ ग्रुपिंग के द्वारा फैसले लिए जाते थे, तो स्थानीय संस्थाएं वहां पे विद्यमान थी। ठीक है, भवन निर्माण जो था, भवन निर्माण आज से उतना दिन साल पहले, ठीक है, क्या पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था भवन निर्माण के लिए। सड़कें तथा गलियां थी, सड़कें थी, ठीक है, गलियां थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे नाली वगैरह का भी व्यवस्था किया गया था। नाली जो थी तो मुख्य जो घर जो होता था उसके किनारे, अभी अभी हम लोग का नाली कैसा होता है, घर से बहुत दूर तो नहीं होता है ना, नहीं होता है ना, नहीं। घर के बगल में ही नहीं, होता है, पास हालांकि में ढका ही। हुआ होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि घर का जो कूड़ा कचरा जो है वो मतलब आराम से नाली के द्वारा पास हो सके, तो वहां पर भी थी। इसको बोलते थे जल निकासी का बहुत उत्तम व्यवस्था था। उसके अन्नानागार था। अन्नानागार जो था, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग इन चीजों से अवगत थे। कभी भी मतलब क्या हो सकता है, ऐसी कोई मतलब नेचुरल कामिटी आ सकती है जिससे मतलब क्या हो सकता, बहुत अधिक मतलब दिक्कत हो सकती है, इसलिए मतलब उन्होंने मतलब क्या किया, तो उन्होंने मतलब क्या किया, उन्होंने मतलब एक नानागार बनाया जहां पे अनाज को मतलब क्या कर सकते, जमा करके रख सकते थे, ताकि कभी भी मतलब भीषण अकाल पड़े, फसल ना हो, तो वैसे कंडीशन में ये लोग मतलब क्या कर सकते थे, उसका मतलब प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, कला एवं संस्कृति में इनकी विशेषता थी। जी भवन सर। निर्माण कला ये लोग जानते थे। मूर्ति कला के बारे में जानते थे, क्योंकि आप वहां पे देखेंगे मूर्ति का हम्म। एग्जाम्पल मिला है। मूर्तियों का खंडस बनाने की कला के विशेषता को भी ये लोग जानते थे। चित्रकारी करना के बारे में जानते थे। नृत्य एवं संगीत के बारे में इनको जानकारी प्राप्त थी। मुद्राएं के बारे में ये लोग जानते थे। स्वर्णकार की कला थी, हम्म। लेकिन ये लोग लोहार नहीं थे। क्या थे? लोहार नहीं थे। स्वर्ण कला इनको करने आता था। क्या करने आता था? स्वर्ण कला की करने, अगर स्वर्ण कला आता था, अगर किसी भी व्यक्ति को लैंग्वेज के साथ इशू है हिंदू इंग्लिश में, तो आप बताइएगा, हम बता दूंगा इसका इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज का इसी, जब भी किसी भी व्यक्ति को हो, अगर लगे कि उनको हिंदी में नहीं समझ में आ रही है, इंग्लिश चाहिए, तो आप हमको बताइएगा, हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बेहिचक होकर अपना परिवार समझिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी 40 मेंबर है, 45 मेंबर, वो लोग पेड करके है, फिल्टर किया हुआ है आदमी है। तो हमें किसी भी तरह के गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, खास करके गर्ल्स लड़कियां, तो हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। डिसिप्लिन के साथ हम कोई भी समझौता नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा, चाहे जी मेन ग्रुप हो सर। चाहे यहाँ पे हो। यस ठीक सर। है, कोई इसके साथ कोई वो नहीं, इसके लिए बहुत हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। और किसी के भी हिम्मत नहीं है मेरे ग्रुप में आके कोई बदमाशी कर ले। लेकिन ये तो ग्रुप था, वो ऐसे लोगों को शामिल किया जो कि बेस्ट है। तो फिर भी अगर कोई भी दिक्कत हो, आप एकदम फैमिलियर होकर बातचीत कीजिए एक दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी कोई इशू हो मुझे डायरेक्ट बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर भी बातचीत करने में कोई नहीं, जब भी ना समझ में आए मुझे बीच में रोकिए, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम चाहते थे अपना बेस्ट डे, और यहाँ से जो भी लोग जुड़े हैं वो रिजल्ट करें। ठीक है, ताकि आपका नाम हो, साथ में मेरा भी। जी सर। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है। आर्थिक, हम यहाँ पे देखेंगे कला संस्कृति इनकी उन्नत थी। विशेषताएं बात करेंगे हम लोगों ने कर लिया। आर्थिक क्षेत्र में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान था। ये उतने साल पहले ये एक ऐसी व्यवस्था जो थी, जो कि मुख्यतः इनका जो आर्थिक प्रणाली जो था, जग इनका जीवन प्रणाली जो था,
उद्यम और कृषि उद्योग एवं व्यापार था। मतलब ये लोग व्यापार करना, ट्रेड करना जानते थे और साथ में कृषि करना भी जानते थे। ठीक है, कृषि के साथ जी साथ सर। पशुपालन भी था। इंडस्ट्री का अच्छा खासा विकास हुआ था। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई करने की व्यवस्था को ये लोग मतलब अच्छे तरीके से अपनाया था। राजनीतिक प्रणाली की बात करेंगे तो यहाँ पे कि कोई शासक नहीं देखने को मिलता, वर्गों का शासन था। अगर पूछेगा वर्गों में किसका शासन था, तो पुरोहित वर्ग का शासन था। क्या ये लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग थे? क्या इंडस वैली नहीं। सिविलाइजेशन के लोग जो थे लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग थे? नहीं थे। बड़े सीधे साधे लोग थे। इसीलिए अस्त्र एवं शस्त्र का आपको क्या देखने को मिलेगा? अभाव देखने को अभाव। मिलेगा। इसीलिए इनका जो सभ्यता जब नष्ट होता है तो इनका एक कारण ये भी माना जाता है कि ये लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग नहीं थे। जब भारत में जो बाहर से जब लोग आए, जस्ट इनके आर्यों के ऊपर जब आरोप लगाया गया, तो आर्यन जब भारत पे आए, तो आर्यन ने जब भारत को जो इन्वेड जब किया, एक थ्योरी है फॉरनर थ्योरी, हालांकि इनको बोला जाता है, तो उन्होंने मतलब सिंधु घाटी सभ्यता वालों के ऊपर आक्रमण किया। ये लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के थे नहीं, अस्त्र शस्त्र तो था नहीं, लोहा का विकास तो हुआ नहीं, तो ये लोग उनका सामना नहीं कर पाए, इस वजह से इनका नष्ट हो गया। वैश्य जी सर। तंत्र का अभाव था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था, मतलब कोई भी तरह का राजनीतिक संगठन नहीं था। वर्णिक वर्ग लोकतांत्रिक राज्य तांत्रिक शासन था। वर्णिक वर्ग लोकतांत्रिक राज्य तांत्रिक शासन था। अब ये चीजें नहीं समझ में आएगी तो जैसे देखिए, कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए स्वर्ण का व्यापारी है, ठीक है, तो इन समुदाय की तरफ से एक व्यक्ति का जो रिप्रेजेंटेशन आएगा, जो कि बोलेंगे स्वर्णकार, तो एक व्यक्ति स्वर्णों का रिप्रेजेंट करेगा। कोई व्यक्ति कॉटन का व्यापारी है तो कॉटन को रिप्रेजेंट करेगा। कोई व्यक्ति मतलब क्या बोलते हैं, कोई व्यक्ति बात कर लीजिएगा, एक तरह का कोई मंडी का नेतृत्व करेगा। ऐसे विभिन्न चीजों का जो व्यापार करने वाले लोग जो थे, उन्हीं से एक एक लोगों को चुनकर, ठीक है, एक संगठन बनाएगा था। वही मुख्यतः फैसला लेते थे, लेकिन प्रमुख कौन था? पुरोहित थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर प्रतिनिधि वैसा संसद प्रशस्त सर क्या? एक क्वेश्चन। सर वैसे बोला गया कि तंत्र मतलब सिंधु सभ्यता में मतलब कोई कोई वर्ण व्यवस्था नहीं था सर, तो पुरोहित वर्ग जो आया सर, ये कहाँ से निकल के आया फिर? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई वर्ण व्यवस्था तो नहीं था, लेकिन पूजा पाठ का प्रचलन था। ठीक है, पूजा पाठ का प्रचलन था। पूजा पाठ करने की मुख्य जिम्मेदारी पुरोहित के पास था। तो पुरोहित वर्ग था, लेकिन आप कहेंगे वैश्य समाज नहीं था, शूद्र नहीं था, राजपूत वगैरह क्षत्रिय नहीं था, ऐसा कोई नहीं, लेकिन पुरोहित वर्ग थे। लेकिन ये व्यवस्था जो था वर्ण व्यवस्था का आधारित नहीं था, वर्णिक व्यवस्था के, वर्णिक वर्ग के ऊपर था। वर्णिक वर्ग कौन था? जो कि विभिन्न व्यापार को करते थे। जैसे मान लीजिए, सूती वस्त्र का व्यापार करने वाला एक वर्ग हो गया, सोना का व्यापार करने वाला एक वर्ग हो गया, अनाज का व्यापार करने वाला एक वर्ग हो गया, गेहूं का व्यापार करने वाला। इस तरीके से वर्ग के लोग जो थे, वो सब लोग अपना अपना एक समिति बना के रखे थे, और सारे समिति से एक लोग चुन कर आते थे। जैसे मान लीजिए कि सोना व्यापारी की तरफ से एक लोग चुन कर आया, सूती वस्त्र के व्यापारी की तरफ से एक लोग चुन कर आया, गेहूं व्यापारी की तरफ से एक लोग चुन कर आया, और सभी लोग एक ग्रुप बना लेते थे। विभिन्न तरह का फैसला वो लोग लिया करते थे, लेकिन राजा नहीं हाँ था, सर, राजा का महल नहीं था। ठीक है, ऐसा कहना यहाँ सर, पे क्या? ऐसा कहना अच्छा है सर, ऐसा कहना तो अच्छा है। व्यापार थे मतलब अलग अलग, मतलब काम के अनुसार उनको मतलब अलग अलग चीज हाँ हाँ, बोला जा उनको रहा है। महत्व दिया तो गया था, अगर बिल्कुल। पुरोहित करना सर, ये तो एक जाति प्रथा का मतलब इंगित करता है शायद, नहीं, जैसा पुरोहित हम वर्ग था। ठीक है, पुरोहित वर्ग में था, जाति पुरोहित कोई भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना ये बोला गया ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्ण है। ठीक है, पुरोहित वर्ण नहीं है, ब्राह्मण वर्ण है, पुरोहित वर्ण नहीं है, पुरोहित में पुरोहित पूजा वर्ग करने है। वाले। ठीक है, हाँ, जो हाँ, जो पूजा पूजा करते हैं। करने वाले लोग थे उनको पुरोहित कहते थे। अभी थोड़ी ना सब ब्राह्मण ही पूजा करेगा, ऐसा कोई नहीं, विद्वान वहां में नहीं था। लेकिन आगे चल के उत्तर वैदिक काल में जाओगे तो पूजा कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। धार्मिक व्यवस्था की बात करेंगे तो प्राकृतिक पूजक थे, अब बहुदेववादी थे, बहुत सारे ईश्वर की पूजा करते थे। पूजा स्थल मंदिरों के अवशेष नहीं, ना तो पूजा स्थल का अवशेष मिला है, न तो किसी भी प्रकार का मंदिर का ही आपको अवशेष आपको देखने को मुख्यतः यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, पशुपतिनाथ की पूजा होती थी, वृक्षों पशुओं की पूजा होती थी। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह जो हमारे धर्म में जो प्रयोग होता है, इस तरह का स्वास्तिक बनाते हैं ना, अभी आप लोग दिवाली में बनाए होंगे, कैसे बनता है? ऐसे। ठीक है, तो स्वास्थ्य यहाँ पे हम लोग शुभ लिख देते थे। तो स्वास्तिक चिन्ह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ही देन है। तंत्रवाद के अवशेष मिले, तंत्र मंत्र करना जानते थे। बैल को पशुपतिनाथ का वाहन माना जाता था, नाग पूजा होती थी, और मातृ शक्ति की भी पूजा होती थी। ये इनका था धार्मिक जीवन था। अब यहाँ पे देखेंगे सामाजिक संरचना कैसा था, तो देखेंगे सामाजिक वर्ग, नगर, गढ़ी, स्नानगार एवं भवन। देखो, प्रशासनिक वर्ग था, नगर था, गढ़ी था, स्नानगार था, भवन था। ये संरचना आपको देखने को मिलता है। विभिन्न वर्गों का अस्तित्व देखने को मिलती है। कुछ वर्ग उच्च थे, मध्यम वर्ग थे, और निम्न वर्ग के भी लोग आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये वर्ग जो था जाति आधारित व्यवस्था नहीं थी, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मतलब मुख्यतः अर्थ के आधार पर बांटा गया था।
मतलब पैसा के आधार पर बांटा गया था, न कि वर्ण या फिर जाति के आधार पर। बात करेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट मंगोलियाइट प्रजातियों का अस्तित्व आपको देखने को मिला है। प्रणाली कैसी थी? मातृ सत्तात्मक प्रणाली थी। ठीक है, कैसी प्रणाली थी? मातृ सत्तात्मक प्रणाली थी। मतलब माओ का मतलब विशेष मतलब क्या था? ध्यान था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस प्रकार का खेल करते थे? पासा खेलते थे। पासा क्या कौन सा खेल होता है? महाभारत देखा होगा आपने, शकुनी मामा जो खेल खेलते थे उसको पासा बोलते थे। जुआ, हाँ सर। शिकार, नाचना गाना, इनका मतलब मनोरंजन का मतलब प्रमुख साधन था। मनोरंजन के लिए और क्या करते थे? तो पशुओं की लड़ाई करवा देते थे, नृत्य आदि प्रचलित थे। पुरुष और महिला जो था दोनों जो था आभूषण का प्रयोग करते थे। पुरुष भी पहनते थे, महिलाएं भी पहनती थी। पुरुष भी लंबे लंबे बाल रखते थे। क्या करते थे? पुरुषों के बाल भी लंबे लंबे होते थे, केवल महिलाओं के बाल ही नहीं लंबे होते थे। यहाँ पे किसके बाल? तो पुरुषों के भी बाल जो थे लंबे होते थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसा आगे सर चलेंगे बहुत और बाद भी देखा गया शायद। क्या? लंबे लंबे बाल तो बहुत बाद भी देखा गया है पुरुषों का। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखें, तब पुरुष और महिला दोनों के मतलब क्या थे? लंबे लंबे बाल होते थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। आप चलते हैं आगे। अब आगे देखोगे नगर नियोजना की बात करेंगे ना। नगर नियोजना जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत अच्छी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत अच्छी थी। जल प्रबंधन तकनीक की बात करेंगे, भवन निर्माण की बात करेंगे, सड़क तथा गलिया की बात करेंगे, ये सारे चीजों जो थी बहुत ही व्यवस्थित किस्म के थे। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पतन के क्या कारण थे। ठीक है, अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता इतना व्यवस्थित सभ्यता, इसका पतन हो गया। ठीक है, तो बात करेंगे तो व्यापारों में गतिरोध, ठीक है, आर्यों का आक्रमण, ठीक है, उसके प्रशासनिक शिथिलता, ठीक है, इको तंत्र मत, ये सारे रीजन बताए जाते हैं जिसकी वजह से मतलब क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। सबसे पहला रीजन जो था आर्यों का आक्रमण। आप बोलेंगे किस विद्वान ने, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्यों का आक्रमण रीजन बताया? उसका नाम था मार्टिमर और गार्डन चाइल्ड। मार्टिमर, गार्डन चाइल्ड, इन लोगों ने मतलब बोला से सिंधु घाटी सभ्यता का आक्रमण की वजह से मतलब क्या हुआ? तो इसका पतन हो गया। जैसे मध्य एशिया के आर्यों ने सामूहिक रूप से मतलब आक्रमण किया। मध्य एशिया के आर्यों ने, आर्यन थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो मध्य एशिया से जो आर्यन जो आते, जो कि आगे चल के भारतीय सभ्यता का मतलब नींव वो लोग भी रखेंगे, हम लोग मुख्यतः आर्यन ही है। ठीक है, तो इन लोगों के आक्रमण की वजह से इनका नष्ट हो गया। सभ्यता का विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला होना। दूसरा कारण जो था, ठीक है, बिहाव दिशा परिवर्तन, मतलब नदी का परिवर्तन। ठीक है, बहाव का दिशा परिवर्तन हो गया। अगर मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में एक नदी बहती थी, नदी के आसपास सभ्यता का विकास हुआ, नदी सूख जाए तो लोगों का जीवन यापन कैसे चलेगा? आपके यहाँ मान लीजिए 3 दिन तक अगर मान लीजिए पानी नहीं आएगा तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो वहीं से मतलब नदी ने अपना मार्ग को मतलब मोड़ लिया। इसके वजह से मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक आपदा आया और सिंधु नदी अपना मार्ग परिवर्तन के लिए, ये एक रीजन माना जाता है इसके पतन का। ये रीजन मतलब किसने दिया? तो मैके ने दिया, लैम्ब्रिक ने दिया। नाम याद रखिए, मैके का नाम बार बार पूछा जाता है। तो किस व्यक्ति ने बताया कि सिंधु घाटी का मार्ग परिवर्तन या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से निधन हुआ? तो मैके याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इको तंत्र। ठीक है, इको तंत्र में मतलब परिवर्तन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो इसके लिए आप देखोगे जनसंख्या वृद्धि सीमित क्षेत्र में अत्यधिक बोझ असंतुलन हो गया। मतलब ये तो सभ्यता तो सीमित क्षेत्र में फैली हुई थी, लेकिन बहुत अधिक मतलब जनसंख्या का मतलब विस्फोट हुआ, जनसंख्या वृद्धि बहुत ही मतलब काफी स्पीड से हुई, जिसकी वजह से मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या होगा? मतलब समाप्त हो गया। इसको बता दे केयर सर्विस ने। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण सभ्यता का विनाश हो गया, केयर सर्विस ने बताया। सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन की वजह से प्राकृतिक आपदा हुआ, मैके लैम्ब्रिक ने बताया। आर्य के आक्रमण की थ्योरी मार्टिमर, गार्डन चाइल्ड, इन लोगों का थ्योरी जो आर्यन आक्रमण की वजह से इस सभ्यता का मतलब नष्ट हुआ। तो कभी कोई भी थ्योरी जो है परफेक्ट थ्योरी नहीं है। एक्चुअली क्यों हुआ था ये रीजन नहीं मानी जाती, लेकिन ज्यादातर जो प्रमुख रीजन जो मानी जाती है, मतलब बाढ़ का रीजन जो है प्रमुख रीजन मानी जाती है। इसके वजह से मे भी मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई भी यहाँ पे परफेक्ट रीजन जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का नहीं है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नगर नियोजना की बात करेंगे तो नगर नियोजना जो था प्रथम नगरी क्रांति के रूप में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो था भारत का प्रथम नगर था, नगरी सभ्यता थी। और प्रथम नगर की बात करेंगे तो आई थिंक मोहनजोदड़ो जो था भारत का प्रथम नगर था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे नगर विभाजन एवं किलाबंदी की गई थी। क्या की गई थी? नगर विभाजन का क्या किया गया था? किलाबंदी किया गया था। ठीक है, मतलब नगरों को घेर दिया गया था चारों तरफ से। दो तरह की टीले थी देखने को मिलता है। एक जो था पूर्वी टीला, जो कि आबाद क्षेत्र हुआ करता था।
बड़े क्षेत्र में फैलाव था, क्षेत्र में कब्रिस्तान का भी होना था। पश्चिमी टीला की बात करेंगे तो ऊंचे स्थान पे अवस्थित था, पूर्वी टीले से अपेक्षा छोटा था। सार्वजनिक भवन, अन्नानगर, दुर्ग आदि इसी खंड में था। तो आप बोलेंगे सर्वसाधारण के लिए कौन सा टीला था? सर्वसाधारण लोग किस टीले में रहेंगे? पश्चिमी में रहेंगे या फिर पूर्वी में रहेंगे? कहाँ पे रहेंगे बताइए। सर्वसाधारण आम लोग कहाँ पे रहेंगे? जिनके पास पैसे वगैरह की कमी रहे, वैसे लोग पूर्वी टीला में रहते थे, जो कि बड़े क्षेत्र में थे। कि पूर्वी टीला जो था बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे, आवासीय क्षेत्र होता था, इसी क्षेत्र में मतलब कब्रिस्तान भी हुआ करता था। जबकि पश्चिमी टोला जो था क्या था? ऊंचे क्षेत्र पे था, ठीक है। पूर्वी टीले की अपेक्षा छोटा था, सार्वजनिक भवन, अन्नानगर, दुर्ग आदि इसी खंड में था, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग जो रहते थे वो आर्थिक दृष्टि से क्या थे? मजबूत थे, पश्चिमी टीले में रहने वाले। पूर्वी टीला का क्षेत्र बड़ा था, लोगों की जनसंख्या अधिक थी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से यहाँ पे रहने वाले लोग जो थे कमजोर थे। जल प्रबंधन की बात करेंगे तो कालीबंगा के घरों में अपने कुएं मिले। इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के किस सभ्यता के मतलब किस शहर के घरों में मतलब कुएं देखने को मिले? तो कालीबंगा। कालीबंगा किस जिला में, किस राज्य में पड़ता है कालीबंगा? गुजरात में। गुजरात में कालीबंगा? आर यू श्योर? राजस्थान में। राजस्थान में है सर, राजस्थान। पड़ता, वेरी गुड, ठीक है। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। उसके बाद जल प्रबंधन को लेकर बात करेंगे तो लोथल जो है गुजरात में पड़ता था। यहाँ से क्या चीज का साक्ष्य मिला है? तो गोदीबारा का साक्ष्य मिला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ में बात करेंगे विशाल स्नानागार भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी जल प्रबंधन तकनीक जो थी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी। सड़कें तथा गलियां की बात करेंगे तो किस तरीके थी यहाँ पे? तो भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ध्यान में रखेंगे। मकानों के अंदर आंगन में हुआ सीढ़ियां रसोई घर की व्यवस्था थी, मतलब सारे घर में जो था रसोई घर बनाया गया था, ठीक है। मकान हवादार दरवाजे और खिड़की सड़कों पे ना खुलकर गलियों की तरफ खुलती थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब मकान वगैरह किधर खुलती थी? सड़क की तरफ नहीं खुलती थी, गली की तरफ खुलती थी। लेकिन एक जगह आई थिंक लोथल में, हाँ लोथल में जो था सड़क की तरफ खुलती थी, बाकी सारे के सारे मतलब गलिया की तरफ ही खुलती थी। क्या खुलती थी? मकान हवादार दरवाजे किधर खुलती थी? गली की तरफ खुलती थी, और मेन सड़क से कोई कनेक्ट नहीं था। अभी हमारा किधर खुलता है? अभी हमारा जो मेन दरवाजा होता था सड़क की तरफ होता, लेकिन उस समय नहीं था। दूसरे सिंधु घाटी सभ्यता का आकार की बात करें, चतुर्भुज, ध्यान में रखिएगा। बड़े बड़े भवन एवं संस्थानों के कार्यालय आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। भवन निर्माण कैसी थी? सड़कें सीधी तथा विधिवत थी, जैसा बोला ग्रिड पट्टी पे बनाया गया, समकोण पे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी। शहर के उत्तर में दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम एक दूसरे के समकोण पे काटते थे, ठीक है। जैसे देखिए ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इधर से एक सड़क आती थी, इधर से एक सड़क आती थी, या एक दूसरे को समकोण पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इधर भी 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी एक दूसरे को समकोण पे मतलब क्या थी? सड़कें काट देती थी, ठीक है। प्रत्येक खंड में छोटी छोटी मतलब गलियां हुआ करती थी, जल निकासी हेतु नालियां भी थी, ठीक है। इन सारे चीजों का आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ? इतनी बड़ी सभ्यता के भारत में रातों रात तो नहीं बन गई होगी, इसके लिए बहुत पहले के कारण भी बचे होंगे जिसके वजह से सभ्यता का उद्गम हुआ। तो विदेशी तत्वों के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता का निर्माण होता है। मार्टिमर व्हीलर हड़प्पा सभ्यता के निर्माण में मेसोपोटामिया का प्रभाव बताते हैं। मेसोपोटामिया का सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का समकालीन सभ्यता थी। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, ठीक है, कहाँ पे? तो एक नदी था जिसका मूल तो कौन सा? दगलस फुरात। कौन सा नदी था? दरगस फुरात, कौन सा नदी? नाम नहीं है। दगरस फरात नदी, ऐसा ही कुछ नदी है, ठीक है। यहाँ का एक शासक जो था जिसको बोलते थे हम्मुराबी। कौन था? हम्मुराबी जो था यहाँ का शासक था। इसको ईरान के आसपास, ईरान की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ईरान इराक के आसपास का जो क्षेत्र था ना, वहीं पे मतलब सभ्यता विकसित हुई थी। हम्मुराबी इतिहास का एक ऐसा शासक जो था जो बोलता था नाक के बदले नाक काट लो, कान के बदले कान काट लो, जीभ के बदले जीभ काट लो। तो इस तरीके से इसने एक अपनी किताब बनाई थी जिसको हम्मुराबी संहिता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तब मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता के विकास में मेसोपोटामिया के प्रभाव को मतलब बताया। मेसोपोटामिया द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया, गार्डन चाइल्ड के अनुसार। मतलब मेसोपोटामियाई के द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया, गार्डन चाइल्ड ने बताया, ठीक है। परिस्थितियों एवं संस्कृतियों के अंदर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, एक क्रेमर ने बताया, ठीक है। किसने बताया? क्रेमर ने बताया। ये सारे के सारे विकास के लेकर मतलब रीजन है।
आप देखेंगे स्वदेशी तत्वों के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे मतलब चीजें निकल कर आते हैं जिससे पता चलता है स्वदेशी तत्वों के माध्यम से इस सभ्यता का विस्तार हुआ। जैसे देखेंगे क्या, बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का निर्माता, बात करें आर्य थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे कौन थे, आर्य थे, ठीक है। अगर पूछेगा स्वदेशी तत्वों के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हुआ, एक कारण ये भी है। बलूचिस्तान की कुल्ली नाल संस्कृति, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, कुल्ली नाल संस्कृति कहाँ पे थी, बलूचिस्तान की थी। द्रविड़ मत की बात करें, हड़प्पा के निर्माता कौन थे, द्रविड़ थे, जो कि दक्षिण भारतीय माने जाते हैं। बात करेंगे ईरानी बलूची ग्राम संस्कृतियों से हड़प्पा का विकास हुआ है, ठीक है, ईरानी बलूची संस्कृति, जो कि अभी आप पाकिस्तान के ऊपर के बलूचिस्तान प्रांत के उधर जाएंगे तो वो भी एक रीजन माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विकास स्थानीय संस्कृतियों से भी होने के आपको देखने को मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता बात की कितने देशों में था, तो एक तो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान, ये तीन देशों में हड़प्पा सभ्यता आपको देखने को मिलता है। भारत में भी, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलता है। अब बात करें हड़प्पा सभ्यता का पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विस्तार अगर आपसे पूछेगा तो 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की ओर अगर विस्तार की बात करेंगे तो 1100 किलोमीटर, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखेंगे। उत्तर से दक्षिण की ओर कम विस्तार और पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा विस्तार होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात के पूर्वी सीमा की बात करेंगे तो मेरठ में पड़ता है आपको पूर्वी सीमा। मेरठ में कौन सा जगह है, तो आलमगीरपुर, कौन सा जगह, आलमगीरपुर, ठीक है। किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। कितने क्षेत्रों में बैठा हुआ था, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर, पूरा पूरा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में था, ठीक है, पूरा पूरा डाटा है। अप्रोक्स में आप 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसको देख सकते हैं, ठीक है। पश्चिमी सीमा कहाँ पे थी, तो पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान में थी। पूर्वी सीमा मेरठ उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, ठीक है। पश्चिमी सीमा सुदका गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता था। उत्तरी सीमा की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर के मांदा अखनूर, ठीक है, इसकी कौन थी, तो उत्तरी सीमा थी। ये सारे फैक्ट नीचे दिए ही होंगे, फिर से मैं बता दिया हूं। अब देखिए हड़प्पा के लोग पढ़ना लिखना जानते थे क्या, पढ़ना लिखना विशेष नहीं जानते, लेकिन उन्होंने जो लिख दिया ना वो कुछ पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है। अजीब तरीके से वो लोग लिखना पढ़ना जानते थे जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं, मतलब लिखा हुआ तो कुछ कुछ चीजें मिली है लेकिन उसके बारे में नहीं जानकारी मिलती। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग जो है ना, अगर काल के हिसाब से अगर कभी पूछेगा ना किध में रखते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। किसके में रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक काल में रखते हैं। क्यों लिखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, तो देखिए 3 तरह के काल होते हैं, ठीक है। एक होता है क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल, लिखा हुआ ही नहीं है, कुछ लोग लिखना पढ़ना जानते ही नहीं है, कुछ ऐसा लिखा पढ़ा साक्ष्य नहीं मिला। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के लोग थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो लिख दिया, अब बच्चा जो लिख देगा, कभी देखिएगा कॉपी उसको दे दीजिए, कलम दे दीजिए तो लिखने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन क्या लिखेगा नहीं लिखेगा, सो उसको तो छोड़िए, कोई नहीं पढ़ सकता उसको, ठीक है। क्या पता क्या करता है, घासते रहता, तो उसी तरह का कुछ लिखा हुआ तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए जिस सभ्यता में लिखी हुई चीजें तो प्राप्त हुई, लेकिन लिखी हुई चीजें प्राप्त होने के बाद भी उसको नहीं पढ़ा जा सके, तो वैसे सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। एक होता है ऐतिहासिक काल, मतलब ऐतिहासिक काल में क्या होगा, उस सभ्यता की सारी जानकारी जो होगी हमें, ठीक है, लिखी हुई चीजों के स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होती है, वैसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे बात करेंगे ऋग वैदिक काल की बात करेंगे, ऋग वैदिक काल में आप देखोगे, ठीक है, उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक 2 तरह के काल निकल कर आएंगे, ठीक है। तो उसमें सारी चीजें जो है आपको क्या चीज में मिलती है, लिखी हुई साक्ष्य में भी देखने को मिले, बहुत सारे वेद मिलेंगे, पुराण वगैरह मिलना शुरू होता है, तो वो लिखित काल का है, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जिसके बारे में कुछ लिखी हुई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे लिखी हुई चीजें तो मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरी बात, भाव चित्रात्मक लिपि, यू अच्छा तथा मछली के चित्र का प्रयोग आपको यहाँ पे देखा। भाव चित्रात्मक क्या होता है, तो भाव चित्र, कभी आप किसी गूंगे व्यक्ति से कभी आपने बात किया है क्या, तो वो मतलब बोल नहीं सकता, तो वो अपने हाथों का गेस्टर बना के आपको समझाने की चीजों कोशिश करी, उसको जो चाहिए हाथों का मतलब प्रयोग करके। तो यहाँ पे लोग जो था ना भाव चित्रात्मक का प्रयोग करते थे, मतलब चित्र बना के चीजों को कहना चाहते थे। अगर उनको मान लीजिए, मान लीजिए आम खाना है, तो आम खाने के चीज में वो बोलेंगे आम का चित्र बना देंगे, ठीक है, क्या बनाना है, आम का चित्र। तो मतलब भाव के माध्यम से वो अपना चीजों को मतलब दर्शाने की मतलब कोशिश करते थे, ठीक है। ध्यान, तो लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी।
बाघ किस प्रकार का लक्षण का प्रयोग करने को मिला? तो एक साइन वर्ड मिला जो कि धौलावीरा से एक साइन वर्ड प्राप्त हुआ जिसमें बात करता है ब्रास्टोफैडन शैली। ठीक है, कौन सी शैली? लिखावट की एक शैली होती है ब्रास्टोफैडन शैली, उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, लिपि लेखन को लेकर अभी भी विवाद है, इसमें अभी पूरा मत नहीं निकल कर आया है, ध्यान में इसको रखेंगे। समाधान किस प्रकार का था? 3 तरह के समाधान थे। एक था आंशिक समाधान, बॉडी को ले जाके छोड़ दिया जाता था। ठीक है, बॉडी को छोड़ दिया जाता था, जब चील कौए जब खा जाते थे, छोरा बहुत जो बचा रहता उसको दफनाते थे, इसको आंशिक समाधान कहते थे। एक होता था पूर्ण समाधान जो कि सर्वाधिक प्रचलित थी, पूरे तरीके से, ठीक है, सबको मतलब वो करते थे, क्या करते थे? दफनाते थे। और एक था दाह संस्कार जो कि हिंदुओं में प्रचलित है, जो कि मुख्यतः आग वगैरह के माध्यम से दाह संस्कार किया जाता था। 3 तरह की सभ्यता की समाधान प्रणाली जो थी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मोहनजोदड़ो का स्नानागार के बारे में बताना है आपको। दयाराम साहनी कौन थे? पशुपति की प्रतिमा जो प्राप्त हुई है, ठीक है, उनके बारे में देखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या है? कोट डीजी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी समुद्र था। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपको देखना है। ठीक है, सिंधु घाटी के सभ्यता के पतन पे टिप्पणी रखें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन करें। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रतीकात्मक वर्णन करना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक संरचना पे प्रकाश डालना है। ठीक है, नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, स्पष्ट कीजिए क्या ऐसी चीजें जो थी सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन प्रणाली में जो थी मुख्य विशेषता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इस कथन के संदर्भ में आपका क्या मत है? आप क्या मानते हो? सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था जो थी नगरीय सभ्यता थी, तो इसके संदर्भ में आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक प्रणाली का विश्लेषण कीजिए। सारे चीजें जो थी सिंधु घाटी सभ्यता के पढ़ाने के बाद इतनी सारी फैक्ट आपको निकल कर आते हैं, जिसको आप लोग लिख के आपका मेंस के कॉन्सेप्ट को बढ़िया कर सकते हैं। आप हमें ये बताए यहाँ पे मतलब कौन सी चीजें जो है आपको नहीं समझ में आई, सो बताइए, उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। टेल मी।